हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पोएम द रेप ऑफ द लॉक। द रेप ऑफ द लॉक, इस पोएम को लिखा है इंग्लिश पोइट अलेक्जेंडर पॉप ने। अलेक्जेंडर पॉप ने इस पोएम को फर्स्ट टाइम 1712 यानी 1712 में पब्लिश किया, जिसके अंदर 2 कैंटोस थे यानी 2 पार्ट्स थे। उसके बाद उन्होंने इस पोएम पे दोबारा से वर्क किया और इसे दोबारा पब्लिश किया 1714 में, जिसके अंदर उन्होंने 5 कैंटोस रखे यानी कि 5 पार्ट्स रखे। तो उन्होंने इसको दोबारा से पब्लिश किया। ये पोएम एक मॉक एपिक है जिसके अंदर लंदन की अपर क्लास के ऊपर तंज किया गया है। रेप ऑफ द लॉक एज अ मॉक एपिक पोएम, इस पर मेरी अलग से वीडियो है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। तो ये एक मॉक एपिक पोएम है जिसके अंदर तंज किया गया है अपर क्लास के ऊपर। अलेक्जेंडर पॉप ने इस पोएम को अपने दोस्त जॉन कैरल की रिक्वेस्ट पर लिखा था। जॉन कैरल ने अलेक्जेंडर पॉप को एक कहानी सुनाई अपने दोस्त लॉर्ड पीटर की। लॉर्ड पीटर ने एराबेला फर्मर नामी एक लड़की की लॉक काटी थी, तो उसी पे बेस्ड ये कहानी है द रेप ऑफ द लॉक। इस कहानी के 5 कैंटोस हैं यानी कि 5 पार्ट्स हैं और हम हर एक पार्ट को डिटेल में 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं हम। पहला कैंटो स्टार्ट होता है नरेटर से। नरेटर गमगीन होकर कहते हैं कि कैसे कभी कभार छोटी छोटी चीजें बड़ी मुसीबतें ले आती हैं। वो ऑडियंस को बताते हैं कि ये कहानी उन्हें एक कैरल नामी म्यूज यानी पोइट ने सुनाई थी, जिसे सुनकर वो हैरान हुए कि कोई आदमी किसी औरत पर ऐसे हमला कैसे कर सकता है। और उसके बाद नरेटर कहानी सुनाना शुरू करते हैं। ये कहानी है बेलेंडा नामी लड़की की। एक सुबह बेलेंडा काफी देर तक अपने बेड में सोई रहती है। उसका गार्डियन सिल्फ उसे मीठी नींद सुलाए रखता है। वो सोते हुए उसे एक ख्वाब दिखाता है। ख्वाब में वो उसे एक नौजवान लड़का दिखाता है और फिर बताता है कि सिर्फ नौजवान और खूबसूरत लड़कियों की हिफाजत के लिए होते हैं। वो मजीद बताता है कि औरतों की रूहें मरने के बाद 4 एलिमेंट्स में बदल जाती हैं: आग, हवा, पानी और जमीन। इन 4 एलिमेंट्स में बदल जाती हैं औरतों की रूहें। फायरी यानी तेज औरतें छिपकलियां बन जाती हैं। नर्म मजाज औरतें पानी के अंदर रहने वाली रूहें बन जाती हैं। मक्कार औरतें जमीनी कीड़ों की शक्ल ले लेती हैं और दिल फेंक औरतें सिल्फ्स यानी हवाई परियां बन जाती हैं, जिनका काम नौजवान लड़कियों को पाकीज़ा रखना और उनकी हिफाजत करना होता है। कुछ नौजवान लड़कियों की जिंदगियां तबाह हो जाती हैं क्योंकि वो जमीनी बुरी रूहों की निगरानी में चली जाती हैं। लेकिन खुशकिस्मती से बेलेंडा महफूज है क्योंकि वो सिल्फ्स की निगरानी में है, जो कि हर तरह से उसकी हिफाजत के जिम्मेदार हैं। सिल्फ का नाम एरियल है, जो कि एक एंजल है। वो बेलेंडा को बताता है कि कोई मुसीबत आने वाली है, इसलिए वो आदमियों से दूर रहे। तो उसी वक्त बेलेंडा का डॉग, जिसका नाम शॉक है, वो उसे नींद से जगा देता है। बेलेंडा उठकर कुछ लव लेटर्स पढ़ती है, जिनको पढ़ते हुए वो ख्वाब को पूरी तरह से भूल जाती है कि एरियल ने उसे ख्वाब में कुछ बताया था। लव लेटर्स पढ़ने के बाद बेलेंडा सिल्फ्स और अपनी मुलाजिमा बेटी की मदद से तैयार होना शुरू हो जाती है। मुख्तलिफ ममालिक से लाए गए जेवरात और सामान बेलेंडा को तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और यहाँ पर कैंटो 1 खत्म हो जाता है। उसके बाद शुरू होता है कैंटो 2। अब बेलेंडा तैयार होकर बहरी जहाज पर सवार हो जाती है, जो थेम्स रिवर के अंदर मुख्तलिफ मुसाफिरों को लेकर रवाना होता है। सब लोग बेलेंडा की खूबसूरती देखकर चौंक जाते हैं। वो सबको मुस्कुरा कर मिलती है। उसके बाल बहुत खूबसूरती से बनाए होते हैं, जिसमें से उसने 2 लटें बहुत खूबसूरती से स्टाइल की होती हैं, जिन्हें देखकर हर आदमी के दिल में उसकी ख्वाहिश पैदा होने लगती है। उनमें से एक आदमी बैरन है, जो बेलेंडा की एक लट यानी लॉक को हर हाल में हासिल करने के लिए वहां आता है। वहां आने से पहले वो प्यार के देवता यानी के लव के गॉड के सामने
मुख्तलिफ प्यार भरी किताबों और लव लेटर्स की चिता जलाकर उससे लॉक हासिल करने में कामयाब होने की दुआ करता है। उसके बाद कश्ती में सवार सब लोग खुशी खुशी अपने कामों में मसरूफ हो जाते हैं, लेकिन एरियल जो कि एंजल है बेचैन रहता है और वो सिल्फ्स की आर्मी को बुलाता है और उन्हें बेलिंडा की हिफाजत की जिम्मेदारी दे देता है, जिसमें ज़ेफरेटा नामी सिल्फ बेलिंडा के फैन की यानी पंखे की हिफाजत करेगी, ब्रिलियंट उसके इयररिंग्स की हिफाजत करेगी, मोमेंटला उसकी घड़ी की हिफाजत करेगी, क्रिस्पेसा उसकी लॉक की हिफाजत करेगी, एरियल खुद उसके कुत्ते की हिफाजत करेगा और 50 दूसरी सिल्फ्स बेलिंडा के पेटीकोट की हिफाजत करेंगी। उसके बाद एरियल सबको बताता है कि अगर कोई एक भी सिल्फ अपने काम में नाकाम हुई तो उसे उसकी सजा मिलेगी और उसके बाद सब सिल्फ्स अपने काम में लग जाती हैं और यहाँ पर कैंटो 2 खत्म हो जाता है। अब कैंटो 3 स्टार्ट होता है। कश्ती हैम्पटन कोर्ट पहुंच जाती है जिसमें बेलिंडा और बाकी मुसाफिर सवार होते हैं, जहां क्वीन एन लोगों के मसले सुनने में लग जाती हैं और बाकी लोग एक दूसरे के साथ बातचीत में मगन हो जाते हैं। बेलिंडा भी एक कार्ड गेम खेलने के लिए बैठ जाती है जिसका नाम है गेम ऑफ ओम्ब्रे, जो कि 3 लोगों की कार्ड गेम है। वो 2 आदमियों के साथ गेम खेलना स्टार्ट कर देती है। सिल्फ्स कार्ड्स को अरेंज करती है और उसके बाद गेम स्टार्ट हो जाती है। शुरू में बेलिंडा गेम को डोमिनेट करती है, वो सब कार्ड्स को बहुत चालाकी से खेलती है, लेकिन फिर बैरन गेम को डोमिनेट करना शुरू कर देता है, जिस पर बेलिंडा को हारने का डर लगना शुरू हो जाता है, लेकिन वो ज्यादा दिमाग लगाकर गेम जीत जाती है और अपनी कामयाबी को सेलिब्रेट करने लग जाती है, जिस पर नरेटर कहता है कि इसे क्या पता कौन सी मुसीबत इसका इंतजार कर रही है। उसके बाद चाइनीज और जापानीज कप्स के अंदर चाय सर्व की जाती है सब लोगों को। चाय पीते ही बैरन को अपना प्लान याद आता है, जिस पर नरेटर उसे ये काम करने से रोकता है। वो उसे रोकता है कि वो उसकी लॉक ना काटे और उसे स्किलास फेट के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। क्लासिकल लिटरेचर में स्किला को अपने वालिद का बाल खींचने पर एक परिंदे में बदल दिया गया था। नरेटर ये बोल ही रहा होता है कि तभी क्लैरिसा उसे कैंची यानी सीजर्स लाकर पकड़ा देती है, जैसे जंग के मैदान में सिपाही को तलवार दी जा रही हो। बैरन बेलिंडा की लॉक काटने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी सब सिल्फ्स बेलिंडा के इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं। वो बेलिंडा के इयररिंग्स बजाकर उसे अलर्ट भी करते हैं, लेकिन बेलिंडा को कुछ समझ नहीं आता। तभी एरियल बेलिंडा के दिमाग में घुसता है ताकि वो उसे बता सके, लेकिन उसके दिमाग में आदमियों के ख्यालात को देखकर वो वहां से वापस आ जाता है और तभी बैरन बेलिंडा की लट यानी लॉक काटने में कामयाब हो जाता है। एक सिल्फ भी कट जाती है लट के साथ, लेकिन वो फौरन ठीक हो जाती है क्योंकि वो हवा की बनी होती है, जिस पर नरेटर कहता है कि क्या औकात थी इस लट की उस कैंची के सामने। और यहाँ पर कैंटो 3 खत्म हो जाता है। उसके बाद शुरू होता है कैंटो 4। बेलिंडा अपनी लॉक को लेकर बहुत ज्यादा परेशान होती है, तभी सब सिल्फ्स वहां से चली जाती हैं। उसके बाद थेलेस्ट्रेस, जो कि बेलिंडा के साथ उसके लॉक खोने पर गमगीन खड़ी होती है, वो उससे कहती है कि तुमने बाल बनाने में इतनी मेहनत इसलिए की थी। उसे डर है कि बैरन बेलिंडा की लॉक नुमाइश के लिए रखेगा और बेलिंडा की दोस्त होने के नाते उसकी भी बेइज्जती होगी, या फिर बैरन उसकी लॉक को अपनी अंगूठी में सजा लेगा हमेशा के लिए। थेलेस्ट्रेस लॉर्ड प्लूम को, जो कि उसका सूटर है, उसको बैरन के पास जाकर लॉक वापस लाने का बोलती है। वो बैरन के पास जाता है, लेकिन बैरन उसे इनकार कर देता है, जिसके बाद अम्ब्रियल नामी एक नोम क्वीन ऑफ स्प्लीन से लाई हुई दुखों की शीशी बेलिंडा पर तोड़ देता है। जिसके बाद बेलिंडा एक स्पीच करती है जिसमें वो कहती है कि काश वो कभी कोर्ट आई ही ना होती और घर पर ही रहती। वो कहती है कि आज का दिन बहुत बदशगुन था। पहले सुबह उसका मेकअप बॉक्स 3 दफा गिरा, उसके बाद उसका कुत्ता अजीब तरह बर्ताव करने लगा
اور सिल्फ ने भी सुबह उसे वार्न किया था, लेकिन वो समझ ना सकी। वो कहती है कि वो अपनी दूसरी लॉक भी काट देना चाहती है और उस पर कैंटो 4 खत्म हो जाता है। उसके बाद स्टार्ट होता है कैंटो 5। सब लोग बेलिंडा की स्पीच से अफसुर्दा हो जाते हैं, लेकिन बैरन को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद क्लैरिसा स्पीच करते हुए कहती है कि सिर्फ खूबसूरती पर सोसाइटी इतना जोर क्यों देती है, या तो इसका दुनियावी कामों में फायदा हो और इंसान ने हमेशा जवान रहना हो, तब तो खूबसूरती पर जोर देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये खूबसूरती एक दिन खत्म हो जानी है, इसलिए बेहतर है कि इंसान नेक बने और एक नेक बनने पर जोर दे। लेकिन किसी को क्लैरिसा की स्पीच से फर्क नहीं पड़ता। थेलेस्ट्रिस उसे एक मगरूर लड़की कहती है और उसके बाद लड़ाई शुरू हो जाती है सब लोगों में। बेलिंडा बैरन पर हमला कर देती है, जिस पर वो उससे अपनी जिंदगी की भीख मांगता है। लड़ाई के दौरान लॉक कहीं गायब हो जाती है, जिस पर नरेटर रीडर को बताता है कि लॉक चांद के दायरे में चली गई है, यानी कि वो एक सितारा बन गई है और फैशनेबल वर्ड उसे जमीन से देखा करेंगे और मोहब्बत करने वाले उसकी पूजा करेंगे। उसके बाद नरेटर बेलिंडा से कहता है कि वो परेशान ना हो, उसकी लॉक तो हमेशा के लिए अमर हो गई है और वो कभी सफेद भी नहीं होगी और आने वाले वक्त में शायर उस पर शायरी भी लिखा करेंगे। और यहाँ पर कैंटो 5 खत्म हो जाता है और इसके साथ साथ ये पोएम भी खत्म हो जाती है, द रेप ऑफ द लॉक। तो ये थी स्टोरी इस पोएम की। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।